हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं, अध्याय 1। और ये है ठोस अवस्था। ठीक है। इससे पहले आप गैस अवस्था और द्रव अवस्था को कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 में आप ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस क्या होता है इसका नॉलेज आप लोगों को है। ठीक है। हम सिर्फ डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर और थोड़ी एडवांस स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, पहले इनकी परिभाषा वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है। और फिर ये किस प्रकार से बनते हैं, क्या इनके गुणधर्म होते हैं, ये सारी चीजें अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पहले परिभाषा लिखा देता हूं मैं आपको। वे ठोस जिनके अवयवी रचक मतलब जिससे मिलकर वो बना होता है, वो हो सकता है अणु, परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं। ठीक है। तो वे ठोस जिनके अवयवी रचक अणु, परमाणु, आयन नियमित एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी रचक जिससे मिलकर वो बना होता है, वो क्या होते हैं? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, नियमित तथा क्रमिक रूप में व्यवस्थित जमे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हीरा, ग्रेफाइट, बर्फ, NaCl आदि। ठीक है। इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वे ठोस जिनके अवयवी रचक क्या होते हैं? अणु, परमाणु व आयन नियमित एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिनके अणु, परमाणु या आयन जिनसे मिलकर बना होता है, क्रमिक और व्यवस्थित रूप में, क्रमिक एवं नियमित रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है। यानी कि जिनके अवयवी रचक व्यवस्थित रूप में जमे होते हैं, वो तो क्या होते हैं? आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जिसके अवयवी रचक नियमित एवं क्रमिक रूप में जमे हुए नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। ये अंतर किसके आधार पर देख रहे हैं अपन? ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर।
ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं गुण, यहां लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और यहां लिखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, नंबर 1 पर अगर हम जो गुण डिस्कस करते हैं तो पहला तो इनकी जो डेफिनेशन है वही गुण हो जाएगा। ठीक है, कि इनके अवयवी रचक अणु परमाणु कैसे होते हैं, व्यवस्थित एवं क्रमिक रूप में होते हैं। ठीक है, तो इनके अपन देख सकते हैं बनावट या ज्यामिति बोल सकते हैं। इनकी ज्यामिति जो है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। जैसे मैं क्रिस्टल बना के दिखा दूं आप लोगों को यहां पर, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो इनकी जो आकृति होती है, इनकी ज्यामिति जो होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है। देखो निश्चित क्रम में कैसे, जैसे मान लो मैंने एक Cl को क्या करा, गोला कर दिया, तो ये Cl जो होता है 4 Na प्लस से घिरा हुआ होता है। देखो इधर देखो Na प्लस 1 2 3 4 एक निश्चित आकृति है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एक Na प्लस की, तो ये मान लो कि मैंने ये Na प्लस या ये वाला Na प्लस, कोई सा Na प्लस पकड़ लिया, ये वाला Na प्लस पकड़ लिया, तो ये वाला Na प्लस जो है 4 Cl माइनस से घिरा हुआ है, 1 2 3 4। यानी इनकी बनावट जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, व्यवस्थित क्रम में जमे हुए होते हैं। इनके अवयवी रचक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियमित एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो क्या होते हैं इनके अवयवी रचक, नियमित मतलब क्रमिक, इनके अवयवी रचक क्रमिक एवं नियमित होते हैं। ठीक है, जबकि बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ भी नियमित नहीं होता है। एक भी इसका जो अवयवी रचक है वो नियमित रूप से जमा हुआ नहीं है। मतलब इनकी आकृति जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अनशंड होती है ना। ये क्या होते हैं, नियमित एवं क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक होते हैं। जबकि ये क्या होती है, इनकी आकृति क्या होती है, अनियमित होती है। इनकी ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, अनियमित होती है, अनियमित होती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो देखते हैं वो देखते हैं इनका गलनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। तो देखिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, एक तो उच्च गलनांक होता है, उच्च एवं क्या होता है, सुस्पष्ट होता है। जबकि इनका गलनांक जो होता है, गलनांक क्वथनांक जो होता है, निम्न होता है एवं सुस्पष्ट नहीं होता है। यानी कि गलनांक जो है इनका, गलनांक या क्वथनांक जिस पर ये गलते हैं या उबलते हैं, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पर वाटर की बात करते हैं, वाटर का एक क्या होता है, या बर्फ की बात कर लेते हैं। बर्फ क्या होता है, एक निश्चित गलनांक होता है उसका, 0 डिग्री से ज्यादा तापमान करोगे तो बर्फ पिघलने लग जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं रबर की, तो रबर आपने जलते हुए देखा होगा। रबर जलता है तो उसका कुछ भाग जलता है, कुछ भाग गलता है, कुछ भाग ठोस रहता है। यानी कि उसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है। जबकि आपने देखा है बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम तापमान रेस करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो गलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है और सुस्पष्ट होता है। जबकि इनका गलनांक निम्न होता है और क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है,
और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो होती है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर इनकी शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के बारे में बात करूं मैं यहाँ पर, तो शीतलन वक्र होता क्या है, चलो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर तापमान लिया मैंने y अक्ष पर और x अक्ष पर लिया समय। अब मैं समय और तापमान के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, भाप की, यहाँ पर क्या लिया अपन ने, भाप लिया, है ना। तो भाप क्या होता है, उच्च तापमान पे भाप होता है, ठीक है। अब जैसे तापमान गिरा तो भाप क्या हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से देखो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पर 140 डिग्री था, फिर 120 डिग्री हुआ, फिर क्या हुआ 100 डिग्री हुआ, तो 100 डिग्री पर आकर जो भाप है वो क्या होने जाएगा, पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पानी बनना, जब भी पानी बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नीचे तापमान डिक्रीज हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, देखो जितना भी भाप था 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो जाएगा। कब तक उसका तापमान और गिरेगा नहीं, जब तक सारा भाप काय में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, पानी में। अब यहाँ पर क्या हो गया, भाप जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर तापमान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तापमान अपन क्या कर रहे हैं, इसका शीतलन ठंडा करने की दर क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा तापमान गिरता हुआ 80, 60, 50, 20, 10 और 0 डिग्री पर आ गया। जैसे ही 0 डिग्री पर आया क्या हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, पानी जो है अपनी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित होगी यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो बर्फ जमना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर फिर क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, क्या होगा। और जैसे ही अवस्था परिवर्तन हुआ, ठीक है, तापमान फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब सारा पानी जहां तक बर्फ नहीं बनेगा वहां तक टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अवस्था परिवर्तन के बाद फिर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपने देखा कि इसका जो वक्र है वो बिल्कुल भी सतत नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गिरा फिर कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, फिर गिरा फिर स्थिर हो गया। जब जब भी अवस्था परिवर्तन की स्थिति आती है वहां पर तापमान क्या हो गया, आपका स्थिर हो गया। यानी इसका शीतलन वक्र जो है वो कैसा बनेगा, असतत बनेगा। तो इसका शीतलन वक्र जो होता है असतत वक्र होता है। जबकि यहां पर हम जैसे रबर की बात करें तो रबर जो होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है, तापमान और यहां पर क्या हुआ, समय हुआ, ठीक है। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो एक परास में होता है, ठीक है। यानी कि 100 से 200 हो गया। तो इसमें क्या है, देखो ये जो टेम्परेचर है वो एकदम, इनमें अवस्था परिवर्तन की कंडीशन आती ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो डाउन होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी इनका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, सतत होगा। तो इनका जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, सतत वक्र बनेगा। जबकि आपका क्रिस्टलीय ठोस से उसका वक्र कैसा बनेगा, असतत बनेगा। चलो थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। इसमें गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, शीतलन वक्र हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रकृति की, ठीक है। तो आपने देखा होगा, थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया, फोर्थ नंबर का पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रकृति। तो देखो इसकी प्रकृति क्या होती है, इसमें देखो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, एक निश्चित होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखते हैं अपन कि मान लो कि कोई कारीगर क्या कर रहा है, कोई दीवार बना रहा है ना। तो दीवार में अगर जो ईंटें होती है वो व्यवस्थित और क्रमिक रूप से चनी हुई है तो वो बहुत लंबी तक जाएगी दीवार। और अगर उसको अनशून्यपन कर देते हैं तो क्या होगा, दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। कहीं पर भी ईंट रख देते हैं तो दीवार जल्दी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, लघु परास होती है। इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, लघु परासी होती है, यानी कि लंबी चलेगी ये। जबकि इनकी दीर्घ परासी होती है, लंबी चलेगी। जबकि इनकी प्रकृति जो है वो क्या होती है, लघु परासी होती है। लघु मतलब कम समय तक ये टिक पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला गुण जो है देखते हैं इसका, देशिकता के आधार पर। देशिकता, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ठीक है, ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। और
अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। और विषमदेशिक समदेशिक क्या होता है, तो मैं आपको यही एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं, जिसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था NaCl का, तो उसी एग्जांपल को अपन डिस्कस करते हैं। NaCl में देखिए यहां पर हम बात करते हैं NaCl की। अगर अपन देखो यहां पर देखने के दो तरीके हो सकते हैं। देशिक का मतलब होता है दिशा, है ना, देशिक का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। तो यहां पर इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। आप तो एक जो पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल रहा हूं, आप एक तो यहां से देख सकते हो, और एक और पॉइंट नंबर सेकंड डाल रहा हूं, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, मैं लाइन खींच देता हूं, कैसे देखना आपको। अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप यहां से देख रहे हो, तो यहां से नीचे की तरफ देखोगे आप, एक तो तरीका ये हो सकता है, आपको पहले Na प्लस मिला, फिर Cl माइनस मिला, फिर Na प्लस मिला, फिर Cl माइनस मिला। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर आप यहां से डायगोनली देख रहे हो एक विकर्ण की तरह, तो आपको Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस मिला। थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं अपन यहां पर, इस प्रकार से, इस जगह से देख रहे हो आप, इस जगह से देख रहे हो, तो आपको यहां क्या मिलेगा, इस टाइप से Na प्लस Na प्लस Na प्लस मिलेगा। मतलब अलग अलग एंगल से या अलग अलग दिशा से आपको देखने पर आपको इसके जो भौतिक गुण है, ठीक है, वो क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे। विषमदेशिक यानी कि अलग अलग दिशा से देखने पर आपको अलग अलग गुण मिल रहा है, वो कहलाता है विषमदेशिक प्रकृति कहलाता है। तो आपको अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग मिल रहा है। जबकि यहां पर आप किसी भी दिशा से देखोगे अंश जमे हुए हैं, सब दिशा से आपको एक जैसे लगेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सब दिशा से एक जैसे लगेंगे, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आप प्रेयर में जाते हो, कभी भी मॉर्निंग असेंबली होती है आपके स्कूलों में, तो आप प्रेयर में जाते हो, प्रेयर में देखते हो जब मॉर्निंग असेंबली हो रही होती है प्रेयर में, तब सारे बच्चे एक इधर से एंगल से देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, सारे 9th क्लास के बच्चे मिलेंगे। इधर से देखोगे सारे 10th क्लास के बच्चे मिलेंगे। इधर से 11th क्लास के, इधर से 12th क्लास के। एक निश्चित एंगल से देखोगे तो आपको 9th का, 10th का, 11th का, 12th का इस टाइप से मिलेगा। अगर आप इधर से देखोगे तो इधर मिलेगा 7, 8, 9, 10 इस टाइप से मिलेगा, है ना। तो आपको एक निश्चित दिशा से देखने पर आपको एक निश्चित क्रम मिलता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग मिलता है। जबकि वही आपका अगर रेस्ट हो जाए और सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, वहां पर आपको ये देखना और ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा 9th का है, कौन सा 10th का है। आप इस एंगल से देखोगे तो भी आपको भीड़ नजर आएगी, इस एंगल से देखोगे तो भी भीड़ नजर आएगी, और भीड़ की कोई प्रकृति नहीं होती है ना। तो ये क्या होते हैं, आपको जिस भी एंगल से देखोगे ना, आपको हर एंगल से एक जैसे दिखेंगे। एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इसका नहीं बन पाता है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इनको क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं। कौन सा ठोस बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं। जबकि इसको अवास्तविक ठोस बोलते हैं, या छद्म ठोस भी बोलते हैं। अब वास्तविक ठोस का मतलब क्या होता है, जो सही सलामत हो उसको वास्तविक बोलते हैं, जो वास्तविकता में हो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। तो ये जो है कैसा ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है। जबकि ये कैसा होता है, अवास्तविक या छद्म। छद्म का मतलब होता है हमें सिर्फ भ्रम होता है कि ये ठोस है, लेकिन एक्चुअली ठोस नहीं होता है। सर एग्जांपल देके बताओ, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे आपकी बात के ऊपर। तो बिल्कुल मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। आपने देखा होगा, आप कई पुराने किले वगैरह में गए होंगे, आप डेफिनेटली कहीं कहीं गए होंगे, जो सालों पुरानी बिल्डिंग है उसमें आप गए होंगे। तो आपने देखा होगा वहां पर राजा महाराजा जो थे, ठीक है, खिड़कियों में या कहीं पर भी आईना लगाए रखते थे, कांच लगा के रखते थे। और आपने देखा होगा हजारों सालों बाद आप जब उस कांच को महसूस करते हो तो कांच ऊपर से पतला और नीचे से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर से पतला और नीचे से मोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है ना। इनके अवयवी रचक जो होते हैं निश्चित क्रम में नीचे में होते हैं, है ना। निश्चित क्रम में नीचे में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, जैसे तापमान काफी समय बाद क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और इनके जो कण होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, कंपन करते रहते, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कण बहने लग जाते हैं। ये वास्तविकता में ठोस होते नहीं, वास्तविक ठोस होते तो वो कण वहां से हिलते नहीं, अपनी जगह कंपन जरूर करता, लेकिन हिलकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनमें जो कण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अवयव रचक जो होते हैं थोड़े से क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर हो जाएगा पतला, नीचे हो जाएगा मोटा साइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कभी भी जाके महसूस करना इस चीज को। क्लियर है। तो ये जो होता है वास्तविक ठोस होता है, और ये क्या होता है, अवास्तविक ठोस होता है। तो हमने आज जो देखा है वो ये देखा है कि एक तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, और दूसरा
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।